हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि आज अपने पिछले 5-6 सालों के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सोल्यूशन अपने करेंगे। तो ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं कि हमें ऐसी क्लास मिल जाए जिसके अंदर अपने 5-6 सालों का पेपर सोल्यूशन एक ही क्लास में मिल जाए। तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है, और जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि यदि आप 5-6 सालों के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लगभग जो क्विज वाला पार्ट आता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, वो सारा का सारा सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आपको मैं करवाऊंगा तब आप देखोगे कि यार ये लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को, एक चीज और मैं बात मानना, इन क्वेश्चन को आप अपनी भाषा लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि देखो यदि 6 सालों में पेपर करवा रहा हूँ ना, तो इसमें से लगभग ऐसे समझना भी कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपको, लेकिन उनको लिख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले यदि आप 10 मिनट भी देख लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अभी आपके 2 जून से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 13 तक लास्ट है, उसके बाद में 2-3 दिनों के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो 10 दिन का टाइम है, इसका आप यूज कीजिए और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अपना जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर अपने जितनी भी 5-10 सालों के अंदर, 5 नहीं 10 सालों के अंदर जितनी डेफिनेशन आई है इंपॉर्टेंट, वो सारी उसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये है अपने पिछले 5 सालों के पेपर, ठीक है। तो इनके अब देखो कुछ साइटों पे पेपर मिल भी जाते हैं आपको, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारे गलत ऑप्शन भरे होते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे कि सर ये देखो इनके आंसर गलत बने हैं, तो मैंने सोचा फिर आपको यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन ही करवा देता हूँ। तो अपने आज के लगभग 6 पेपर का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर के लिए है। यहाँ पर आपको थर्ड, अच्छा ये पहले सेकंड ईयर में लगता था जब 2019-20 की बात करें तो, ठीक है, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर वाला, ठीक है। लेकिन उसके बाद में थर्ड ईयर में हो गया, और अब आपके 6th जून जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है ये, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाला करा रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर में उनके फर्स्ट ईयर में लगता है, और जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपनी भाषा के अंदर लिखते जाना, और इनके आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, अब देखो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलो, ठीक है ना, बाइलिंगुअल चलो। क्योंकि अब देखो ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, फॉस्फोरस कंटेंट इन बेसिक सैलेड इज डैश परसेंट, मतलब बुनियादी लावा में फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। अब देखो इस बेसिक सैलेड को ना एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हुआ आता है, बेसिक सैलेड, लेकिन इस एग्जाम के अंदर इसको बुनियादी लावा लिखा हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया उनको कभी मैंने नहीं बताया बुनियादी लावा बेसिक सिलेक्ट को बोलते, क्योंकि ये मैंने भी पहली बार नाम सुना, सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो बेसिक सिलेक्ट ही लिखा हुआ था, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये की बात बोलना चाहूंगा कि जब आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक बार एक इंग्लिश वाले पे भी नजर मार लिया। अब देखो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा वो बुनियादी लावा देख के छोड़ भी देगा क्वेश्चन, पता नहीं क्या पूछा गया है। लेकिन यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेसिक से भी कराते हैं। तो जैसे इंग्लिश में पढ़ोगे बेसिक से देख के आप आंसर टिक कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपने हिसाब से लिखते जाना। अब तो किसी ने पूछा फास्फोरस कंटेंट इन बेसिक सिलेक्ट, तो बेसिक सिलेक्ट में कितना होता है, 14 से 18%, ठीक है। 14 to 18% होता है फास्फोरस बेसिक सिलेक्ट। उसके बाद में आता है एक कंपाउंड डैश इज फॉर्म ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के संश्लेषण के दौरान एक यौगिक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो यूरिया होता है, ठीक है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है किसके प्रेजेंस में, यूरियज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है या इसका सिंथेसिस होता है तो क्या बनता है भाई, अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के संश्लेषण के दौरान अमोनियम कार्बामेट बनता है, अमोनियम कार्बामेट, ठीक है।
ये इसका आंसर है। फिर आता है राइट द कंपोजिशन ऑफ केन। जो केन होता है जिसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं और इसको किसान खाद भी बोला जाता है। ठीक है, केन को किसान खाद भी बोलते हैं। इसका कंपोजिशन पूछा है तो केन जो होती है इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 25%। अब 25 में भी 12.5% किस फॉर्म में होती है अमोनियम के रूप में। ठीक है, और 12.5% किस फॉर्म में होती है भी नाइट्रेट के रूप में। तभी इसका नाम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। फिर इसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा इसमें क्या होता है कैल्शियम होता है 8.1% और फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है 4.5%। ये आपको लिखना था इसके कंपोजिशन में। ठीक है, कि नाइट्रोजन 25% होती है, कैल्शियम 8.1 होता है, सोडियम कितना होता है 4.5% होता है। इसके बाद में है राइट दैट टू मेजर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। यानी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे पूछे फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण के लिए आवश्यक 2 प्रमुख कच्चे माल। ठीक है, मतलब जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाते हैं ना तो अपने किस किस मटेरियल का यूज करते हैं। तो जो मटेरियल यूज करते हैं उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल कौन कौन से होते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर। तो एक आता है रॉक फॉस्फेट। ठीक है, एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके ऑब्जेक्टिव। अच्छा एक चीज देखना, इनको लिखते जाना। जैसे ट्रू फॉल्स कराऊंगा ना तो इनमें आप अपने हिसाब से उसको पूरा एक क्वेश्चन बना के लिख लेना। अब एग्जाम के अंदर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो फास्फेट उर्वरक के निर्माण के समय कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, तो वहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो आपको टिक कर सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आपको इसका आंसर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का ही अपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के टाइम यूज करते हैं। इसके बाद में आता है, क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुकिएगा, नोट नाउ। द एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज, नाइट्रोजन पूछा है इसने, P2O5 पूछा है और K2O पूछा है। तो नाइट्रोजन कितना होता है भाई 1.75 से 2.5। P2O5 कितना होता है 1 to 1.5, 1 to 1.5%। अरे भाई फोन में नोटिफिकेशन वाला आता है ना, वैसे आ जाता है। इसमें K2O कितना होता है 1.5 to 1.8%। ये होता है वर्मी कंपोस्ट के अंदर एनपीके कंटेंट। नाइट्रोजन कितना होता है 1.75 से 2.5, P2O5 होता है 1 to 1.5 और K2 होता है 1.5 to 1.8। इसको बोलते हैं पोटास, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं फास्फोरस। ठीक है, और इसको बोल देते हैं फॉस्फेट। ऐसे ही K2O को बोल देते हैं पोटास और K को बोल देते हैं पोटेशियम। ठीक है, फिर है फुल फॉर्म ऑफ FAI। ठीक है, FAI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FAI का पूरा नाम क्या होता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर है राइट डाउन द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस, यानी जो जल गैस होती है इसके मिश्रण को लिखिए। मतलब इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। एक तो होती है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होती है इसमें हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको लिखिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो के अंदर से दिखेगा क्या। ठीक है जी, तो एक तो FAI का पूरा नाम फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और जो वाटर गैस होती है इसमें कौन कौन सी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार।
आपको जैसे अंगूठा है तो दबाना है उस पर, ठीक है। अपना ने कर लिया वाटर गैस वाला। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट है ना, उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम उनको हेल्प मिले इस वीडियो की। फिर आता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बायोरेट। बायोरेट का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले अपने बायोरेट वाली प्रोसेस ही पढ़ लेते हैं, ताकि आपके कवर भी हो जाए। हालांकि कल के लेक्चर के अंदर बायोरेट जब डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें सारा कुछ करवाऊंगा, इसको सेव नहीं करते आपने, एक सेकेंड। तो बायोरेट जो है वो किससे बनता है? यूरिया के 2 मॉलिक्यूल से बनता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2। मतलब यूरिया के 2 मॉलिक्यूल को जब हाई हीटिंग किया जाता है, मतलब लगभग 150 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है यूरिया निर्माण के समय, जब टेम्परेचर 150 से 170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ से तो निकलता है NH2 और यहाँ से निकलता है H, तो ये मिल के बना लेता है अमोनिया, NH3। ठीक है, अब ये अमोनिया गैस रिलीज होगी, जो बाकी बच गया वो होता है बायोरेट, NH2CO। अब यहाँ से तो ये पूरा ही चला गया, यहाँ से N बच गया और एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन और बच गया, फिर CO, फिर NH2। तो ये होता है बायोरेट का सूत्र, NH2CONH, ठीक है। और ये होती है पूरी प्रोसेस। यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, एक सेकंड, पेंसिल भाग गई यहाँ से, पिछले आते हैं। NH2CONH2, सॉरी ये तो यूरिया का लिख दिया, NH2CONH2, ये होता है बायोरेट का सूत्र। फिर आता है डैश इज द मेक वेट मटेरियल एड टू फर्टिलाइजर मिक्सर, यानी डैश एक उर्वरक मिश्रण में जोड़ा जाने वाला वजन पदार्थ है। मतलब जब अपने फर्टिलाइजर में आते हैं, जैसे यूरिया का एग्जांपल समझते हैं, जैसे वैसे तो आपको कल जब डेफिनेशन कराऊंगा उसके अंदर सारा कुछ समझाऊंगा। जैसे मान लो यूरिया के अंदर क्या होता है, 46% क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन होती है और 20% इसमें होता है कार्बन। तो ये टोटल कितना हो गया? 66%, ठीक है, 66 हो गया ना। बाकी कितना बच गया? 34%। अब ये 34% इसमें क्या होता है, वो उसकी ही बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी जो वजन वाला पदार्थ होता है, 34% जो मटेरियल बच गया वो क्या होता है, तो उसको बोल देते हैं अपने फिलर। हिंदी में बोलेंगे उसको पूरक और इंग्लिश में बोलेंगे फिलर, ठीक है। जो मटेरियल ऐड किया जाता है उसको फिलर बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। मतलब यूरिया के अंदर फिलर कितना होता है? 34%। इसके अंदर वो कुछ भी मिक्स कर दे सकते हैं, मतलब उसका वेट पूरा करने के लिए। फिर आता है राइट द नेम ऑफ एनी मटेरियल यूज्ड एज कंडीशनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिश्रित उर्वरक के निर्माण के लिए कंडीशनर के रूप में प्रयोग किए जाने वाली किसी भी सामग्री का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इसका होता है ग्राउंड नट, हल्स, ठीक है। जो मूंगफली के छिलके होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? मिक्स्ड जो फर्टिलाइजर होता है उसकी कंडीशनर के लिए, ठीक है ना। किसका? ग्राउंडनट हल्स का, या मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव वाले, विच इज नॉट वाटर सोल्यूबल फास्फेट फर्टिलाइजर। कौन सा पानी में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो देखो अमोनियम फॉस्फेट, आप एक बार उधर वाली क्लास में बैठ जाओ, आपकी क्लास आज उधर ही होगी, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट, इसने पूछा वाटर सोल्यूबल। देखो अमोनियम फॉस्फेट होता है, फिर दिया सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट। तो ये तीनों किसके एग्जांपल है? वाटर सोल्यूबल के, ठीक है। रॉक फॉस्फेट है वो वाटर इनसोल्यूबल का होता है, वाटर इनसोल्यूबल। तो इसने पूछे क्या है? पानी में घुलनशील नहीं, ठीक है ना। जो सोल्यूबल नहीं होता, उसका आंसर होगा रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट जो है वो घुलनशील नहीं होता। बाकी ये तीनों जो है
वो क्या होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। इसके अलावा डाइकैल्शियम फॉस्फेट और जो थॉमस या अभी जो बेसिक से लेकर पढ़ा था अपनों ने, वो होते हैं सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, और रॉक फॉस्फेट, स्टिम बोन मिल और रो बोन मिल, ये तीनों होते हैं वाटर और सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल। ठीक है ना, तो इनको जल में घोल सकते हैं ना सिट्रिक एसिड में घोल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। इसके बाद में आता है विच अमोनिकल फर्टिलाइजर कंटेन मैक्सिमम नाइट्रोजन इन परसेंट। ठीक है, किस अमोनिकल उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? देखो अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है? 20.5%। अमोनियम क्लोराइड में कितनी होती है? 24 से 26%। फिर आता है एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें होती है 82.5%। और अमोनियम नाइट्रेट में कितनी होती है? 33%। अब आप ही देख लो इनमें से किसमें सबसे ज्यादा, वो इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें है? एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर। तो राइट आंसर इसका होगा निर्जल अमोनिया। ठीक है ना, इसके अंदर 82.5 होती है। अब जब आप लिख रहे हो ना, तो इन सभी की ही लिख लेना। मैंने सभी की लिखा है ना, तो आप देखो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप सभी के लिख लो, उसके बाद में देखो, ताकि कंफ्यूजन भी नहीं होगी, आपका आंसर हमेशा ही सही माना जाएगा। अब क्या होता है, कई बार जल्दी जल्दी में अपने ये टिक कर जाते हैं, यार अमोनियम नाइट्रेट दिख रहा है ना, 33% ज्यादा है, अपने एनहाइड्रस अमोनिया देखते नहीं है। तो वही चीजें जब आप ऐसे लिख लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आइडिया उनके लिए जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बाकी जिनको आंसर पता होता है वो तो जल्दी जल्दी कर ही देते हैं। फिर है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई यूरिया, मतलब यूरिया की पहचान सबसे किसने की थी पहले? तो वोलर ने की थी। वोलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक सेकंड, इसको इतना ही पढ़ा रहने देते हैं, एक एक क्वेश्चन ही एक पेज पे आने देते हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें जिंक, ये जिंक गलत लिखा हुआ है, जिंक होता है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की बात की है, तो इसके अंदर जिंक का पूछा है, जिंक का। अब बात सुनो, जिंक होता है 22.65%, यानी 22.65% होता है किसमें? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के अंदर जिंक। अब इसके अंदर देखो, ना तो 22 वाला कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ना इसमें 23 वाला दिया है, मतलब 22.5 से ज्यादा हो गया तो अपने 23 वाला आंसर राइट मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट होएगा, अभी आपके आगे आंसर क्वेश्चन आएगा ना, उसमें 23% वाला आएगा, तो अपने टिक करेंगे। अब 23 नहीं दिया हो तो 24 वाला टिक नहीं करेंगे, अपने करेंगे 21% वाला। ध्यान रखना ना, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जिंक होता है 22.65%। यदि आप ऑप्शन के अंदर 23% दिया तो इस पे आंख बंद करके टिक कर देंगे, लेकिन यदि 23% वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर अपना टिक करेंगे 21% वाले पे, 24 वाले पे नहीं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कल हम आके डेफिनेशन कराऊंगा, उसमें आपके कवर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है? एक होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, जिसमें एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा होता है? जिसके अंदर कितने हो? 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। चलिए देखते हैं अपने। डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें अमोनिया आ गया मतलब नाइट्रोजन भी आ गया, फॉस्फेट यानी फास्फोरस भी आ गया। फिर अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन आया, ठीक है। सल्फेट प्राइमरी होते हैं सेकेंडरी? एनपीके प्राइमरी होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी। तो मतलब सल्फर इसमें नहीं आएगा, सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, टेन में अभी अपने पढ़ा था क्या होता है? नाइट्रोजन। वो बात अलग है कि इसके अंदर नाइट्रेट और उसके फॉर्म में होती है। और क्या होता है? कैल्शियम प्राइमरी है सेकेंडरी? एनपीके। अच्छा ऐसे मत सोचना सर को आता नहीं है, सर ऐसे करके दे। ये करने का तरीका होता है, ये मेरे करने का तरीका मैं माइंड में चला के, हालांकि मेरे को पता है कि प्राइमरी एनपीके होता है, लेकिन माइंड में करने का तरीका होता है कि प्राइमरी होते हैं एनपीके, सेकेंडरी होते हैं सीएमजीएस, मतलब ये सेकेंडरी आएगा तो इसमें एक ही पोषक तत्व। फिर आता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम में पोटेशियम और सल्फर, ये भी नहीं आएगा, मतलब इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे एग्जाम के अंदर पेपर करोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और ये ऐसे तभी होता है जब आपके सारे कंसेप्ट कवर होते हैं, आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका सीखिएगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होता है, इसलिए क्या है? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। फिर आती है विच क्रॉप इज यूज्ड एज ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है उनको तो इसका आंसर आता है। अब देखो ग्रीन मैन्योर है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इन सीटू
एक होती है XC2। एक चीज बताता हूँ, यदि ये क्लास लगानी ना आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं देखो कराने को तो मैं इसका सीधा आंसर करा के चला जाता, लेकिन मैं सारी चीज आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपके इससे अलावा और भी कोई ऑप्शन देखने को मिले तो आपका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इन-सिटू और एक्स-सिटू, इन-सिटू का मतलब होता है यानी मान लो यहाँ पे कोई फसल खड़ी हुई है तो इसी को मिट्टी में दबा देना, वो होती है इन-सिटू। एक्स-सिटू में यहाँ की फसल को क्या है यहाँ पर लेके आके मिट्टी के अंदर डाला जाता है, तो यहाँ की फसल यहाँ पे लेके जाएंगे, उसकी क्या पत्तियां तो तोड़ के लेके जाएंगे ना, लीफ वगैरह तो तोड़ के यहाँ पे लेके जाएंगे, यदि पूरा प्लांट ले गए तो फिर फायदा क्या हुआ उसका, ठीक है ना। तो या इसके अंदर क्या है पत्तियां तोड़कर इधर लेके जाते हैं, इसलिए इसको ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी बोला जाता है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। और इसने पूछा भी क्या है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का एग्जांपल। अब इन सिटू का एग्जांपल होता है आपका ये सारे क्लस्टर बीन, ग्वार, सनहेम, डेंचा, ठीक है। और एक्स सिटू का होता है ग्लिसरीडिया, और यदि आपके करंज लिखा हुआ आ जाए, महुआ लिखा हुआ आ जाए, तो ये भी किसके एग्जांपल होते हैं, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के एग्जांपल होते हैं। तो इसने पूछा है कि हरी पत्ती खाद के रूप में यानी ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में। अब आप लोग देखोगे कि सर मतलब यदि आप लोगों को ये वाला पता नहीं है ना भी ग्रीन लीफ मैन्योरिंग किसको बोलते हैं, आप तो ग्रीन मैन्योरिंग लेके चलोगे दिमाग में हरी खाद, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, यार ऑप्शन पता नहीं क्या क्या आगे। लेकिन जब आपको कंसेप्ट कवर है कि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग एक अलग चीज होती है, तो आप किस पे टिक करके आओगे, ग्लिसरीडिया पे करके आओगे। और ग्लिसरीडिया का सलाइन एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन यानी उसके सुधार के रूप में भी यूज किया जाता है, किसका, ग्लिसरीडिया का। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो। फिर आता है इन विच ईयर रिवाइज्ड फर्टिलाइजर, अभी वापस टिक करवाएगा क्या ये, हो जा भाई। इन विच ये रिवाइज्ड फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड, तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था 1957 के अंदर, और इसको रिवाइज किया गया था 1985 के अंदर। तो इसने रिवाइज वाला पूछा है तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है व्हाट इज द परसेंट ऑफ बोरोन इन बोरिक एसिड। अब एक चीज बताता हूँ, ये क्लास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे या 1.25 घंटे की होगी, लेकिन मान लो लिखते हो आप तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग जाएंगे आपको। लेकिन यदि आपने अब लिख लिया ना तो आपके पेपर से पहले आपने लिख लिया, और एग्जाम के टाइम जब आप 10 मिनट में पढ़ लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको अपनी भाषा में लिखते जाना, आपको इतना सारा थोड़ी लिखना ऑप्शन, आपको सीधी एक लाइन लिखनी है बस, इतने में आपका क्वेश्चन कवर। व्हाट इज द परसेंट ऑफ बोरोन इन बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड में बोरोन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये चारों जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। जो बोरिक एसिड होता है इसमें बोरोन होता है 17.5%, ठीक है, और जो बोरेक्स होता है ना उसमें बोरोन होता है 11.5%, ठीक है। यदि यहाँ पे बोरेक्स दिया होता तो अपने ये आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन इसने पूछा है बोरिक एसिड में बोरोन, तो 17.5% इसका राइट आंसर होता है। ये चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसको सही करके लिख लेना कि बोरिक एसिड के अंदर बोरोन कितना होता है, 17.5% होता है, ठीक है, 17.46 होता है, तो इसको राउंड फिगर में 17.5 बोल देते हैं। इसके बाद में आता है जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं ना, इसके अंदर एक क्वेश्चन एक पेज पे आता है। अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, एक में ही हो जाएगा सारा, देखना यार, प्रशांत पूरा कर रहा है ये। विच फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन से फर्टिलाइजर जो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिनका उत्पादन नहीं होता, वो होते हैं पोटेशियम वाले। अब इसमें देखो पोटेशियम है क्या, अमोनियम फॉस्फेट इसका होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कैल्शियम साइनामाइड और डाइमोनियम फॉस्फेट, मतलब पोटेशियम वाला तो एक भी नहीं आया। जब पोटेशियम वाला नहीं आया तो उसमें याद रखना है आपको कैल्शियम साइनामाइड का भी इंडिया के अंदर उत्पादन नहीं होता। एक तो पोटेशियम वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता, कहाँ पर होता है, अपने जो है सबसे पहले देखा गया था जर्मनी के अंदर पोटेशियम फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन। लेकिन अपने जो इंडिया वाले हैं वो इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, वो करते हैं कनाडा से, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि कौन सा, पोटास ऑप्शन में नहीं और कैल्शियम साइनामाइड ऑप्शन में है, तो कैल्शियम साइनामाइड है, इसका भी भारत के अंदर उत्पादन नहीं होता, तो राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन होगा। व्हाट इज द फास्फोरस परसेंटेज इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, एक होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, एक होता है डीएसपी, एक होता है टीएसपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब एसएसपी में कितना होता है अभी, 16%, डबल में 32, ट्रिपल में 48। तो इसने पूछा किसका, ट्रिपल का, तो 48 वाला राइट आंसर।
ठीक है, एसएसपी में 16, डीएसपी में 32 और टीएसपी में 48। तो राइट आंसर होगा आपका 48 वाला। अब आगे भाई ट्रू फॉल्स। एनहाइड्रस अमोनिया इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। निर्जल अमोनिया नाइट्रोजन उर्वरक का सर्वाधिक संकेंद्रित रूप है। अभी देखा था ना, एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये बात सही है जी, ट्रू होएगा। यूरिया इज व्हाइटिश ग्रे नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यहीं पे गलत हो गया, गैर हाइग्रोस्कोपिक, जबकि यूरिया क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, अपने देखते हैं ना, यूरिया को यदि खुला छोड़ दें तो उसके अपने बागड़े बोलते हैं डला बन गया, ठीक है ना, तो डले बन जाते हैं ना, तो वही चीज है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसको बोलते हैं कि थोड़ी सी नमी मिलती है, वो क्या है, एक साथ उसका एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही चीज है। इसने बोला कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होती है, गैर हाइग्रोस्कोपिक होती है, तो ये तो गलत बात होगी, जबकि यूरिया क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद में चलते हैं, प्रेसमेंट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। नो, ये तो होता है, जो प्रेसमेंट होता है ये होता है शुगर केन इंडस्ट्री का। शुगर केन जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट होता है, एक होता है प्रेसमेंट, एक होता है मोलासेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीरा, इसको बोलते हैं प्रेसमेंट। ठीक है, जो प्रेसमेंट होता है ये होती है सॉलिड फॉर्म, और ये लिक्विड मोलासेस होता है ये होते हैं लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। सीरा जो है वो भी शुगर केन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, और प्रेसमेंट है ये भी शुगर केन इंडस्ट्री का बायो प्रोडक्ट है। लेकिन जो प्रेसमेंट होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, और जो सीरा होता है मोलासेस होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, अरे भाई फॉल्स। फिर है एजेटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली। एजेटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सहजीवी रूप में स्थिर करता है। देखिए, जो एजेटोबैक्टर होता है वो होता है एक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ये किसी भी के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाता। ठीक है, तो इसने बोला कि सहजीवी संबंध बनाता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहता, ठीक है ना, ये अकेला ही रहता है। इसके बाद में आता है एजोला इज ए फ्री फ्लोटिंग वाटर फ्रंट। तो एजोला क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है, फ्री फ्लोटिंग फ्रंट होती है, ये बात सही है। वेम यानी वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड बैक्टीरिया। वेम जो है वो पौधों की जड़ों और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संगठन बनाता है, नहीं, जो वेम होता है वो होता है फंगी प्लस प्लांट रूट। तो इसने क्या दिया है, रूट्स तो दिया है लेकिन बैक्टीरिया दे दिया, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है फंगी और रूट्स के बीच में एसोसिएशन, ठीक है ना, बैक्टीरिया दिया तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे आंसर के अंदर, कि जो वेम होता है उसका सहजीवी संबंध किसके बीच में होता है, फंगी और रूट्स के बीच में। आप ये वाला नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे कि उसका कवक और पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। फिर उसके बाद में आता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ 3 स्कीम शेड्यूल। उर्वरक नियंत्रण आदेश में 3 अनुसूचियां हैं, सही बात है, ट्रू। Essential Commodities Act 1955 came into force in 1957. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वर्ष 1957 में लागू हुआ था। नहीं, जब 1955 ही दे रखा है तो 1957 क्यों दे रही हो, ये फॉल्स। 1955 वाला तो 1955 में ही लागू होएगा ना। फिर आता है अमोनियम इज रीडली एब्जॉर्ब्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट राइस। अमोनियम चावल को छोड़कर अधिकांश पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, ट्रू। फिर है इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग पोटासिक फर्टिलाइजर, ट्रू। अभी मैंने बताया था ना कि इंडिया के अंदर पोटेशियम फर्टिलाइजर प्लस आपके कैल्शियम साइनामाइड, इन दोनों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर नहीं होता है। भारत में पोटाश उर्वरकों का उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बात सही है, ट्रू है। ये आपका एक पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है, अच्छा एक उसमें लिखा हुआ था ओल्ड, अभी दिखा देता हूँ, तभी मैं सोचू सेकेंड ईयर कैसे लिखा हुआ आ गया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट सेकंड और ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है जिनकी बेकाई होती है ना, वो दोबारा पेपर देने आते हैं, तो वो वाले होते हैं ओल्ड। तो उनके जो लगता था 2018-19 में, शायद उनके सेकंड ईयर में कोर्स लगता था, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ था। और इनमें दिया हुआ है आपके 2019-20 का ये पेपर है, दूसरे वाला भी
ये देखो 19-20 का ही है, लेकिन ये पार्ट थर्ड के अंदर है, थर्ड ईयर में। तो अपने पहला क्वेश्चन है ये, डैश फर्टिलाइजर आर इंपोर्टेड इन इंडिया टू ए लार्ज एक्सटेंट। उर्वरक भारत, डैश उर्वरक भारत में ज्यादातर बाहर या विदेश से आयात किए जाते हैं। तो अभी अपनों ने पढ़ा था, अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, अब पता लगेगा। पहला पेपर पढ़ लिया, अब बाकी वाले पेपर पढ़ते जाओ, उसमें देखते जाना रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या होगा अभी, पोटाश उर्वरक। अभी तो जस्ट इससे पहले वाला ही तो क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, ये तो बोल रहा हूं। और उस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे इससे रिलेटेड। फिर आता है, डैश इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों का राजा किसे कहते हैं? तो भाई राजा तो एक ही है, यूरिया। सॉरी स्टूडेंट, स्लाइड चली गई थी। देखो इसने पूछा इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का राजा तो यूरिया, ठीक है, यूरिया। इसके बाद में फास्फोरस वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन द डैश ईयर। तो इसकी स्प्रेंजर ने खोज की थी, कब की थी? 1839 के अंदर। द परसेंटेज फास्फोरस इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इनटू, ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, फास्फोरस और फॉस्फेट, पोटास और पोटेशियम, ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है। जब आपको फास्फोरस निकालना है ना, तो फास्फोरस क्या है? छोटा, P2O5 क्या बड़ा है, ठीक है ना। तो जो फास्फोरस निकालेंगे ना, मतलब बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे 0.43। जब आपको P2O5 निकालना है, तो P2O5 क्या बड़ा है, तो बड़ा से करना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 2.29। ऐसे ही पोटेशियम वाला होता है, जब K को K2O से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े से छोटे में जाएंगे, तो 0.82 से करेंगे, और K2O निकालते हैं तो K को 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज लिख लो, P2O5 को 0.43 से करते हैं, और जब P2O5 निकालना हो तो P को 2.29 से करते हैं। ऐसे ही जब K निकालना हो तो K2O को 0.83 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और K2O निकालना हो तो K को 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से लिख लो, एग्जाम के अंदर क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो 0.43 से करना है या किससे करना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। P2O5 जब छोटा चीज निकाल रहे हो तो छोटे से मल्टीप्लाई, जब बड़ा चीज निकाल रहे हो तो बड़े से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी जब छोटी निकाल रहे हो तो छोटा मल्टीप्लाई, बड़े से निकाल रहे हो तो बड़ा मल्टीप्लाई। बस इतने से ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 0.43। फिर इसने पूछा है वेम स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये होती है वेम की फुल फॉर्म। फिर आता है BIS स्टैंड फॉर, मतलब BIS की फुल फॉर्म पूछी है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें रफ होएगा तो फिर सारा ही होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होती है BIS की फुल फॉर्म। अब ये देखो अभी आ गया ना वापिस। अब इसने पूछा K2O निकालना है, K2O निकालना है मतलब बड़ा निकालना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई, ठीक है। कई बार एग्जाम में 2.0 वाला आ जाता है, कई बार 1.20 लिखा होता है, कई बार 1.29 भी लिखा होता है। फिर आता है द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड इन, उर्वरक नियंत्रण डैश नियम जो है वो डैश सन में लागू हुआ था? 1957 में। स्टार्टिंग में किया था ना 1957 में तो लागू हुआ था, और रिवाइज कब हुआ था? 1985 के अंदर। चलो इसके बाद में आते हैं, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। अब एक एग्जाम के अंदर तीनों क्वेश्चन आए हुए, ये देखो फास्फेट वाला आ गया, पोटेशियम वाला आ गया, ऑर्गेनिक कार्बन वाला आ गया। तो ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए OC को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1.724, अपने नीचे लिख लेते हैं, फिर बाकी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। OC को मल्टीप्लाई करते हैं 1.724 से, 1.724 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, वीडियो चल रहा है। फिर आता है द वेट ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड अप टू 15 सेंटीमीटर इज डैश kg पर हेक्टेयर।
वैसे ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो फंडामेंटल लगती है उसके अंदर आता है। यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब वाला लेक्चर देखा हुआ है, फंडामेंटल का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने सारा करवाया। एक होता है सोलम, एक होता है रिगोलिथ और एक होता है फ्रोसलाइस। ये फ्रोसलाइस की डेफिनेशन दी हुई है। तो इसने पूछा है एक हेक्टेयर मृदा का 15 सेंटीमीटर के रहते का वजन कितना होता है? तो 2.24 इंटू 10⁶ केजी पर हेक्टेयर। 2.24 इंटू 10⁶ केजी पर हेक्टेयर होती है, इतना इसका वेट होता है। फिर आते हैं ऑप्शन वाले। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का क्या होता है? NH2। ये भी गलत, ये भी गलत, ये क्या है भाई? ये भी गलत। NH2, ये ऑप्शन देख लेते हैं हिंदी में गड़बड़ ना हो। NH दिया हुआ ये भी गलत है, CON ये भी गलत है, ये गलत है, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यूरिया का होता है NH2CONH2। यदि यहाँ पे NH2 दिया होता फिर सही होता, ठीक है ना। NH2 दो बार हो गए CO, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, या तो मिस प्रिंट हुआ है, तो अपने तो इनमें से कोई नहीं वाला मानेंगे। फिर आता है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होएगा, इसको देख लेना चाहिए। द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन कितना होता है? 58%। इसके बाद में आता है द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इन राजस्थान, राजस्थान में कितनी है? 4। फिर आता है द परमिशिबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया, यूरिया में बायोरेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 2%, ठीक है, 2% से कम होनी चाहिए। मैग्नीज कंटेंट इन मैग्नीशियम मैग्नीज सल्फेट डॉट 3H2O, तो कितना होता है? 21%, ठीक है। MnSO4 डॉट 3H2O में Mn की मात्रा पूछे तो 21% होती है। इसके बाद में आता है DAP contribute about dash of the total जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, यानी जो फॉस्फोरस उर्वरक है उसका कितना प्रतिशत अकेला DAP द्वारा होता है? तो 42%। और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसके 42% में सिर्फ DAP का प्रोडक्शन होता है। और एक चीज, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशिक फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर टोबैको। अब देखो इसका एक सीक्वेंस होता है, जैसे K2SO4 का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो, फिर यदि K2SO4 नहीं है तो KNO3 का यूज कर सकते हो, और लास्ट में KCl का, ठीक है। तो मैंने लिखवाया हुआ है कि जो टोबैको होती है या स्टार्ची क्रॉप होती है ना, उसमें क्लोराइड वाले फर्टिलाइजर है उसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो क्लोराइड वाला ये होता है, तो इसका यदि इन दोनों में इसको ऑप्शन है तो अपने इसका यूज कर सकते हैं। दूसरे पूछा है कितना बाकी फसल में निम्न में से कौन सा पोटेशियम उर्वरक दिया जा सकता है? तो पोटेशियम सल्फेट वाला K2SO4, ठीक है। K2SO4 नहीं होता तो फिर KNO3 करते। फिर आता है द ग्रोथ ग्रुप शेप इज, तो एस शेप होती है, ठीक है। वृद्धि वक्र की आकृति कैसी होती है? तो एस टाइप की होती है। फिर आता है कौन सी दलहनी फसल आसानी से वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? नहीं करती पूछा है, तो सोयाबीन भी कर लेते हैं, मूंग भी कर लेता है, चवला भी कर लेता है, राजमा नहीं कर पाता। तो राइट आंसर होगा इसका राजमा, ठीक है। किडनी बीन बोलते हैं ना इसको, किडनी की तरह होता है। फिर आता है इक्विवेलेंट एसिडिटी पूछी हुई है, किसकी पूछी हुई? अमोनियम सल्फेट की। तो अमोनियम सल्फेट की होती है 110। अम्लीय तुल्यांक कितना होता है अमोनियम सल्फेट का? तो 110 होता है। ये हो गए ऑब्जेक्टिव सारे। फिर आती है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है इंडिया हैज सफिशिएंसी इन फास्फोरस फर्टिलाइजर, भारत में फास्फोरस उर्वरकों की प्राप्यता है? भारत में फास्फोरस उर्वरकों की प्राप्यता नहीं है अभी, फास्ट होएगा। DAP की कटौती तो आती रहती है ना, कमी रहती है। प्रीकर्सर ऑफ IAA इज ट्रिप्टोफैन, तो IAA किसका है? ऑक्सिन हार्मोन का।
ठीक है, ये क्या है, एक ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन का जो प्रीकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफैन ही होता है। राइट आंसर इसका मतलब ट्रू होगा ये। फिर आता है, अब देखो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर होंगे। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र ने गाजियाबाद में 2004 में राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना प्रारंभ की थी। तो एक तो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना कब प्रारंभ की थी, तो 2004 में। फिर पूछ सकता है राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना प्रारंभ कहां पर की गई थी, तो गाजियाबाद। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो इससे दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो कहां पर की गई थी, तो गाजियाबाद में, और कब की गई थी, तो 2004 के अंदर ये की गई थी। ये चीजें होती है, तो इसको अच्छे तरीके से अपने भाषा में लिख लो। लिक्विड फॉर्म ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज कॉल्ड वर्मी वाश। तो अपने को पता है वर्मी कंपोस्ट की जो तरल अवस्था होती है उसको वर्मी वाश बोलते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट से तो बनाया जाता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर आर डिपेंडेंट ऑन 100% इम्पोर्ट, यानी पोटेशियम उर्वरकों का 100% निर्भरता है। जी हाँ, इंडिया में तो 1% भी नहीं बनता, तो 100% ही इम्पोर्ट पे रहेगा। फिर आता है सोल्युबिलिटी ऑफ जिप्सम इज 0.25%, जी सही है, 0.25% ही होती है। द टोटल P2O5 कंटेंट इन बोन मील इज 20%, यानी बोन मील में जो फॉस्फेट होता है वो कितना होता है, 20%, तो सही बात है, ट्रू। सल्फर कंटेंट इन एसएसपी, एसएसपी में सल्फर 12% ही होता है, सही है। अब देखो ये बोल रहा है नाइट्रोसोमोनास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अब देखो NH4 जो होता है इससे बनता है NO2, और NO2 से बनता है NO3। तो यहाँ पे यूज होता है नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पे यूज होता है नाइट्रोबैक्टर। तो इसने पूछा है NH4 से N2O के लिए नाइट्रोसोमोनास होता है, तो हाँ जी नाइट्रोसोमोनास यूज होता है, ये भी ट्रू है। लाइमिंग फेवर द फिक्सेशन ऑफ पोटेशियम इन सॉइल, मृदा में चूना डालने से पोटेशियम का स्थिरीकरण बढ़ता है, नहीं भी, फॉल्स। चूना डालने से पोटेशियम का स्थिरीकरण नहीं बढ़ता है। तो ये आपके हो गए दो पेपर कवर। इसके बाद में चलते हैं 2020-21 के। लास्ट वाला जो पेपर है वो मिड टर्म के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अब तो मिड टर्म वाला हो गया ना, और अब बाकी जैसे फर्स्ट ईयर अभी जो है उनके क्विज वाला भी सिस्टम है। ठीक है, तो क्विज और मिड टर्म दोनों हो गए, और सेकंड ईयर वालों जो है अभी वो उनके मिड टर्म है। तो आपका एक पेपर लास्ट वाला है वो शायद मिड टर्म के अकॉर्डिंग है, मतलब उसमें 10 और 40 वाला रहता है, इसमें जो 30 और 70 वाला चल रहा है ना। जैसे ये देखो 30 नंबर की है ये न्यू टाइप, ठीक है, ये देखो 30 और 70 वाला है, उसमें यहाँ पे लिखा होगा 10 और 40 वाला, क्योंकि मिड टर्म वालों के 10 और 40 वाला होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसको इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि एक बार आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया और इसको अपनी भाषा में क्वेश्चन को लिख भी लिया ना, और पेपर से मैं कहता हूँ 10 मिनट पहले भी पढ़ के चले गए, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि एक तो आपने क्लास लगा ली तब भी आपके दिमाग में आ गए, और एक बार आपने खुद की तरफ से पढ़ भी लिया, और एक आप लिख रहे हो, तो 3 बार प्रैक्टिस होगी। 3 बार प्रैक्टिस होने पर पढ़ा हो जाता है। लेकिन कुछ की क्या होता है कि यार क्यों लिख रहा है, जैसे कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं ना कि यार क्यों लिख रहा है, क्यों मतलब इसको पढ़ रहा है, तो छोड़ दे। तो वही चीज होती है, संगति सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी संगत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, संगत ही खराब होगी। जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ ये चीज। जैसे मान लो अपने जब सब्जी लेने जाते हैं ना, तो जहां पर सब्जी तोली जाती है, जो सब्जी का तराजू होता है उस पर यदि मक्खी बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यदि वही मक्खी जब सोना तोलते हैं उस तराजू पे बैठ जाए तो उसकी वैल्यू 10,000 हो जाती है। तो ये चीज है कि आप जहां पर बैठते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू होती है। यदि आप गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी, लेकिन आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा बनेगी। ये एग्जांपल अच्छे तरीके से माइंड में बिठा के फिर इस चीज को आगे अपनी लाइफ के अंदर मतलब ध्यान रखना कि आपने को संगति कैसी रखनी है। यदि आप सब्जी वाली तरह रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, लेकिन आप सोने वाली जगह बैठोगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में लेके चलना कि अपने को संगति अपने कैसी रखनी है। फिर आता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, तो आयन के रूप में तो एब्जॉर्ब होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं वो आयन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद में आता है
क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स टू प्लांट्स वाज गिवन बाय, पोषक पौधों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के मापदंड किसने दिए थे? तो आर्नोल्ड व स्टाउट ने। आर्नोल्ड व स्टाउट कब? 1939 में, 1939 में दिए थे और इसको रीडिफाइन किया था आर्नोल्ड ने 1954 के अंदर। ठीक है, फिर आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डैश में अपचन हो जाता है तो अमोनिया के रूप में NH3। फिर आता है सेकेंड एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड इन द ईयर, यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश की द्वितीय संस्करण तो पहले 1957 में तो आया था, उसके बाद रिवाइज किया गया था 1985 के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 1985। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना, तो SSPH का फॉर्मूला क्या आता है? तो CaH2PO4 डॉट H2O, CaH2PO4 के 2 डॉट H2O, ये होता है SSP का फॉर्मूला, CaH2PO4 डॉट H2PO2 डॉट H2O। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म थ्रू ए डैश परसेंट प्रेजेंट इन सेल, यानी जो सक्रिय अवशोषण होता है वो कोशिका में उपस्थित एक डैश की सहायता से होता है। तो करियर प्रोटीन होती है ना, उसके कारण होता है, करियर प्रोटीन के कारण। ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट आ गए थे। तो देखो, जो सक्रिय अवशोषण के लिए होता है वो वाहक प्रोटीन होती है, करियर प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स फर्स्ट अपीयर, तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वो प्राणित पत्तियों पे दिखती है। ठीक है, ओल्ड लीव्स पे। ठीक है, तो ओल्ड लीव्स पे किस किस की दिखती है? NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इन पांच की दिखती है। नाइट्रोजन से हो जाती है क्लोरोसिस और उससे हो जाती है इंटरवेनियर क्लोरोसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो आप अपनी भाषा में। ठीक है ना, पांचों न्यूट्रिएंट को तो आप पांचों लेके चलो ना, ताकि आपके पांचों भी याद हो जाए। ठीक है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज। ठीक है, NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इन पांचों को लिख लेना। वैसे पूछा नाइट्रोजन का था तो पुरानी पत्तियों पे इनके होते हैं, नई पत्तियों पे सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कॉपर के दिखते हैं। इतना और बता दिया आपको साथ में। क्रिटिकल लेवल ऑफ जिंक इन सॉइल इज डैश ppm, तो 0.6 to 1 ppm, 0.6 से लेके 1 ppm होता है मृदा के अंदर इसका क्रांतिक स्तर। फिर डैश न्यूट्रिएंट एलिमेंट शो लग्जरी कंजप्शन इन प्लांट, पोषक तत्व पौधों में अति उपयोग, तो मैंने बताया था पोटेशियम लग्जरी। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? पोटेशियम। तो पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव ग्रुप कौन सी होती है? शुगर बीट हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये कौन सी होती है? पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव ग्रुप होती है, मतलब उनको पोटेशियम ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसने पूछा डैश न्यूट्रिएंट एलिमेंट शो लग्जरी कंजप्शन, मतलब कौन सा लग्जरी कंजप्शन शो करता है? तो पोटेशियम राइट आंसर होगा। इंडिकेटर प्लांट फॉर मैग्नीज डेफिशिएंसी, तो मैग्नीज का क्या होता है? जई ओट, मैग्नीज और मोलिब्डेनम दोनों का क्या होता है? जई होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? आलू, पोटेशियम का भी आलू, नाइट्रोजन का कैबेज और कॉलीफ्लावर, फास्फोरस का मस्टर्ड होता है। ठीक है, ब्रोन का सूरजमुखी होता है, सोडियम का शुगर बीट होता है, कॉपर का गेहूं होता है, और जिंक का पैडी होता है, और कौन सा रहेगा? फेरस का सोरगम होता है। यदि आपने इसके अलावा भी और कुछ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी लेक्चर हैं उनके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन है, जहां से बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। उसमें मैंने माइक्रोबियल और आपको एक माइक्रोबियल और एक होता है बायोलॉजिकल मेथड, दोनों ही करवाए हुए हैं, दोनों के अलग अलग लेक्चर अपलोड हैं, तो वहां से आप उन लेक्चर को अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट चैप्टर के बाकी भी लेक्चर है वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जो जो आपको चैप्टर पढ़ना है वहां से वो देख सकते हो। इंडिकेटर प्लांट वाला हो गया, फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले।
ऑब्जेक्टिव में दिया है विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का घटक कौन सा होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद में है इंडिकेटर प्लांट ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का अभी मैंने बताया था आलू, पोटेशियम का इंडिकेटर प्लांट आलू। ठीक है, फूल गोभी होता है नाइट्रोजन का, टमाटर होता है कैल्शियम का, सूरजमुखी होता है ब्रोन का। अब ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन मूव्स टू द प्लांट रूट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ, मतलब नाइट्रोजन जो है पौधों की जड़ों तक किस प्रक्रिया से पहुंचता है? तो तीन प्रोसेस होती है, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको कल वाले लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। कल जो लेक्चर अपलोड करूंगा उसके अंदर मैंने लगभग 45 से 50 डेफिनेशन कराई हुई है, तो इनके सुनते जाओ। देखो, रूट इंटरसेप्शन के द्वारा एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं आपको सारा कुछ एक ही क्लास इसमें करवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मतलब किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का आ जाए तो उसके अंदर आप बताओगे रूट इंटरसेप्शन के द्वारा किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या है, प्रवाह होता है या जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, मास फ्लो, मास फ्लो जिसको हिंदी में बोलते हैं सहंती बहाव या हिंदी में बोलते हैं सहंती प्रवाह, तो इसके लिए होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीन पोषक तत्वों का क्या करता है, पौधों की जड़ों तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। तो इसने पूछा है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा मास फ्लो। डिफ्यूजन के द्वारा होता है फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अभी आएगा फास्फोरस और पोटेशियम का भी आएगा क्वेश्चन, याद रख लेना। रूट इंटरसेप्शन के द्वारा किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का हो सकता है, मास फ्लो के द्वारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, और डिफ्यूजन के द्वारा फास्फोरस और पोटेशियम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा गया था, तो मास फ्लो। इसके बाद में है, तभी तो बोल रहा हूँ कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं करवाता भी आज छुट्टी करवा दिया आगे चलो, जो अदर ऑप्शन होते हैं वो भी करवा देता हूँ साथ में, एक ही जगह आपका सारा कवर हो जाएगा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस लेवल लीव्स कलर, किसमें बदल जाता है अभी? पर्पल बैंगनी कलर में, जिसको बोलते हैं ना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण जो है इसका कलर पर्पल हो जाता है। परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया, वापस देखो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन 2%, तभी तो बोल रहा हूँ लगभग क्वेश्चन रिपीट हुए देखिए मिलेंगे आपको। फिर है ये वापस फिर रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन, अब देखो यहाँ पे पूछा ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ग्रीन लीफ नहीं दिया, ग्रीन मैन्योर दिया है। मैन्योर के अंदर तो डेंचा, सनई, गुवार सारे आते हैं, तो राइट आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। यदि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग होती तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होता। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। अब जो पीएसबी होता है ये भी फास्फोरस वाला आता है, स्यूडोमोनास फास्फोरस वाला, वेम भी फास्फोरस वाला, तो नाइट्रोजन वाला एक ही बच गया राइजोबियम। ये तीनों जो है वो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और ये राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, या बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं अपने। फिर आता है मोलिब्डेनम कंटेंट इन अमोनियम मोलिब्डेट। जो अमोनियम मोलिब्डेट होता है उसमें अमोनियम जो मोलिब्डेनम होता है वो कितना होता है? 54% होता है। जो अमोनियम मोलिब्डेट होता है इसमें मोलिब्डेनम 54% होता है। उसके बाद में है मीडियम कैटेगरी ऑफ पोटाश इन सॉइल। ठीक है, जो पोटाश होता है, अब देखो मैंने लिखाई हुई है, अभी आपको सारे लिखा देता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऑर्गेनिक कार्बन तीनों को लिखा देता हूँ। लो, मीडियम, हाई। जो मेरे से पढ़े नहीं है उनको तो लिखवानी पड़ेगी ना। एक सेकंड, माइक चल रहा है ना। चल रहा है, देखो लो, मीडियम, हाई। देखो नाइट्रोजन की होती है 280 से कम यदि है तो वो लो के अंदर आएगा। फिर होती है 280 से 560, और 560 से ज्यादा वाला हाई के अंदर। फास्फोरस का होता है 10 से कम, 10 से 25 और 25 से ज्यादा। यहाँ से आपको लगभग 4 क्वेश्चन दिखा दूं अभी आने वाला हूँ। एक तो ये रहा, बाकी 3 और है, और एक भी ज्यादा भी हो सकते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? 108, 108 से 280 और 280 से ज्यादा। अब कई बुक्स के अंदर क्या 108 की जगह लिखा आ जाता है 120, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, 108 से कम, 108 से 280, 280 से ज्यादा। ऑर्गेनिक कार्बन का कितना होता है? 0.5 से कम, 0.5 से 0.75 और मोर देन 0.75। अब इसने पूछा है
मीडियम कैटेगरी ऑफ पोटास, पोटास की भी मीडियम कौन सी है 108 से 280, तो 120 वाला दिया है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। और बाकी इनमें से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो ये अपने को टिक करना पड़ेगा। अभी तभी तो मैंने बोला कुछ बुक 120 पे मानती है, कुछ 108। क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय, मृदा परीक्षण क्रांतिक स्तर दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था, तो कैट और नेल्सन के द्वारा दिया गया था। कैट और नेल्सन ने मृदा परीक्षण क्रांति स्तर जो है वो दिया था। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। आज की क्लास और कल की क्लास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की क्लास होगी दोनों ही, और वो दोनों ही क्लासें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। आप ऐसे समझ लेना, यदि आपने ये 2 क्लासें भी कर लेना तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। बाकी थ्योरी नहीं पढ़ोगी तो भी चल जाएगा, बट इन 2 क्लासेस को अच्छे तरीके से माइंड के अंदर सेटअप करना पड़ेगा, तभी होगा। मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये तो अभी पढ़ा था, ट्रू होगा। सनफ्लावर इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, सनफ्लावर कैल्शियम की कमी के लिए सूरजमुखी नाउ, सूरजमुखी होता है बोरोन का, कैल्शियम का होता है टमाटर, ये तो फॉल्स हो गया। A value technique was developed to determine the amount of available phosphorus in soil, A मान तकनीक का विकास मृदा में प्राप्त फास्फोरस की मात्रा के लिए किया गया था, ट्रू, ठीक है ना। ए वैल्यू ठीक है, फ्राइड और डेन ने दी थी, और वो फास्फोरस के लिए था। फाला डिजीज इन शुगर केन ओकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन सोइल, गन्ना में फाला ब्लाइट जो है मृदा में जिंक की कमी के कारण होता है। फाला ब्लाइट, फाला ब्लाइट नहीं, फॉल्स, फाला ब्लाइट होती है मैग्नीज से शुगर केन के अंदर। एक पिलब लाइट ऐसे से होती है, वो होती है जिंक से। तो अवेलेबल फास्फोरस इन सोइल इज डिटरमाइंड बाय ओल्सन मेथड, मृदा में प्राप्त फास्फोरस का निर्धारण ओल्सन विधि के द्वारा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपरफॉस्फेट इज 12%, सही बात है, ट्रू है ये भी। एसएसपी में सल्फर कितना होता है 12% और फास्फोरस कितना होता है 16%। इसके बाद में आता है, फिर ये दिक्कत करेगा, मेरे को पता था इसका। इंडिया हैज सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ पोटासियम फर्टिलाइजर, अब देखो वापस आ गया, मृदा में पोटास और उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन है, नहीं, पहले उत्पादन नहीं होता, ठीक है ना, उत्पादन ही नहीं होता पर्याप्त का, तो कहाँ होगा। टू कन्वर्ट P into P2O5 वैल्यू इज मल्टीप्लाई 2.29, हाँ तो P2O में बदलते हैं तो 2.29 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी ट्रू है। मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं। निकल इज ए कंपोनेंट ऑफ यूरियस एंजाइम, हाँ ठीक है बात है, ठीक है। यूरियस एंजाइम का कंपोनेंट कौन सा होता है, निकल, निकल का प्राप्य रूप भी आएगा आगे, कितना होता है Na+2। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल लिमिट ऑफ जिंक इन सोइल फॉर प्लांट इज 2 ppm, नो, ये हो गए आपके पेपर। इसके बाद में आता है 20-21, ठीक है, 19-20 के 2 हो गए, फिर 20-21, सॉरी 20-21 का कर लिया, 21-22 वाला पेपर है। 21-22 वाले पेपर में भी 70-30 का रेशियो था। तो पहला ऑब्जेक्टिव, सल्फर कंटेंट इन एसएसपी इज -%, ठीक है, सिंगल सुपरफॉस्फेट में सल्फर 12%। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ तुम खुद लोग देखो, मैं पांडे भी कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लो। ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, ठीक है ना। तो सल्फर में अभी अपनों ने फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी किया था, सॉरी ट्रू फॉल्स किया था, उसमें भी आया था 12% सल्फर होता है एसएसपी में और 16%। अच्छा ये पेज चेंज नहीं होता क्या, एक मिनट देखने दो, ये दिख तो जाएगा क्या आपको ढंग से, छोटा नहीं दिख जाएगा बस, ठीक है। क्रिटिकल लेवल टू आयरन इन सॉइल इज डैश ppm, तो इसका होता है 2.5 से 4.5 ppm, इसका क्रिटिकल लिमिट लिख लो, ठीक है, आयरन का 2.5 से 4.5 ppm। जिंक एसेंशियलिटी वाज
स्टेबलाइज्ड बाय, ठीक है। 1926 के अंदर किसने दिया था जिंक का? तो सोमर ने। कॉपर और जिंक दोनों को किसने डिस्कवर किया था? सोमर ने। न्यून, एक सेकंड, तीनों इकट्ठे कर लेंगे और 3 हो जाएगा। लॉ मिनिमम वाज गिवन बाय, यानी न्यूनता का नियम जो है वो किसने दिया था? तो जस्टिस वॉन लिविंग, जस्टिस वॉन लिविंग, ठीक है, इन्होंने दिया था लॉ मिनिमम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड थ्रू ए डैश प्रेजेंट इन सेल, तो कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन सक्रिय अवशोषण कोशिका में उपस्थित एक डैश की सहायता से संपन्न होता है, तो हिंदी में बोलेंगे इसको वाहक प्रोटीन, ठीक है। वाहक प्रोटीन जो है उसके थ्रू होता है। फार्म यार्ड मैन्योर यानी FYM, गोबर की खाद, कंटेन्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है 0.50%, फास्फोरस होता है 0.25 और पोटेशियम होता है 0.50%। कोई ना, उधर बैठ जाओ एक बार फिर, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है 0.50, फास्फोरस होता है 0.25 और पोटेशियम होता है 0.50। फिर आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। यूरिया में कितना होता है? नाइट्रोजन 46%। ऑयल के, तो जो खली की खाद होती है उसको और कौन सी कार्बनिक खाद के नाम से जाना जाता है? तो देखो, एक होती है बल्कि, एक होती है कंसंट्रेटेड, ठीक है। बल्कि को हिंदी में बोलते हैं स्थूल और कंसंट्रेटेड को बोलते हैं सांद्रित कार्बनिक खाद। जो स्थूल कार्बनिक खाद होती है इसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, FYM, नाइट सोइल। जबकि जो और होती कौन सी स्थूल कार्बनिक खाद? जिसके अंदर क्या कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है लेकिन ऑर्गेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम होते हैं। कंसंट्रेटेड कौन सी होती है? जिसके अंदर तो न्यूट्रिएंट तो ज्यादा लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, जैसे केक्स हो गया, ब्लड मिल हो गया, बोन मिल हो गया, स्टिम बोन मिल हो गया, ये सारी कंसंट्रेटेड के अंदर आती है। तो इसने पूछा है कि जो खली की खाद है उसको किस बोलेंगे? तो इसको सांद्रित कार्बनिक खाद बोलेंगे, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे इसको। राइजोबियम इज यूज्ड फॉर डैश फिक्सेशन, राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। इसको करते हैं 1.724 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कार्बन को 1.724 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बस ऑर्गेनिक कार्बन लिख दिया, वहां पर क्या लिखा हुआ था? सीधा ही OC। अरे रुको रुको, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव वाले आगे, इसको तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। जिंक कंटेंट इन जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, वही बात है, वैसे इसको फॉर्मूला लिख के दे दिया। तो कितना था? 23%, ठीक है। मैंने बोला था वैसे होता है 22.65, 23 ऑप्शन में हो तो 23 वाला, वरना 21 वाला। अब मैंने बोला था भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन था वो 23 इसमें ऑप्शन है, तो 23 पे टिक करेंगे क्योंकि ये 23 ही राउंड फिगर में लिखा जाता है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ये देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सस्पेनिया, सनहेम, क्लस्टर बीन, तो ऑल ऑफ द अबव, सनई, ढेंचा, सारा ही होता है, उपरोक्त सभी। अब आप खुद देख लो कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपको कितने की तो लिखने पड़ेंगे। इंडिकेटर प्लांट ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इज, अब देखो फास्फोरस जो होता है उसका मैंने अभी आपको बताया था सरसों यानी मस्टर्ड। यहां पर देखो सरसों कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सरसों की फैमिली वाला तो है ना, रेपसीड, तोरिया। राइट आंसर इसका होगा रेपसीड या तोरिया। उसके बाद में है डिजीज काउड बाय जिंक डेफिशिएंसी से, तो जिंक से खेरा डिजीज भी होती है, जो YL नेने ने कब डिस्कवर की थी? 1966 के अंदर, पंतनगर के अंदर, ठीक है, 1966 ईयर आई थिंक। और एक व्हाइट बर्ड होती है कौन मक्का के अंदर, व्हाइट टिप किससे होती है? कॉपर से, और व्हाइट बर्ड किससे होती है? जिंक से होती है, ठीक है। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों।
ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हुआ है, द इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट की कितनी होती है 110, 110। फिर आता है, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, मोस्ट कॉमन, ये रिपीट नहीं हुआ, ये अलग है थोड़ा सा, मोस्ट कॉमन पोटेशियम फर्टिलाइजर इज, ठीक है, सबसे अधिक प्रचलित पोटाश उर्वरक कौन सा है, तो केसीएल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एमओपी का नाम सुनते हैं अपने, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसी को केसीएल भी बोला जाता है, एमओपी है उसको केसीएल भी लिखा जाता है, तो याद रख लेना, यदि ऑप्शन में एमओपी न दिखे तो आपको केसीएल पे टिक करना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड। फिर आता है, अब देखो मैंने वहां पे लिखा है, मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, और वो आ गया क्वेश्चन, द सोइल phosphorus moves to the plant roots through the mechanism of root interception, mass flow, diffusion या carrier। अब देखो डिफ्यूजन में नहीं लिखा था ना, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों आएगा, तो राइट आंसर इसका होगा विसरण या डिफ्यूजन, ठीक है। मास फ्लो के द्वारा कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। रूट इंटरसेप्शन के द्वारा सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी शायद पोटेशियम का हो रहेगा ऐसा से क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाम ही दे दिया फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, और ये इधर इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, तो राइट आंसर तो ये होना था, ठीक है ना। पीएसबी को इसने क्या कर दिया, सिर्फ इसकी फुल फॉर्म लिख दी, तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, पीएसबी होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, उसमें आंसर था नहीं, इनमें से कोई नहीं था, इसमें देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया CONH, ये गलत, NH2 CONH2 सही, ये भी गलत, ये भी राइट आंसर हो जाएगा NH2 CONH2, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ नहीं था, इसलिए इसमें अपना टिक किया था, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला है पूरा कंप्लीट, तो इस पे टिक कर देंगे। फिर आ जाते हैं ट्रू फॉल्स वाले, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आप देख लो आपके सामने कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए यार, तभी तो बोल रहा हूँ, लगभग मैं आपको 6 सालों का पेपर करा रहा हूँ ना, तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना ना, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। मान लो 50-60 भी क्वेश्चन बन गए, 100 क्वेश्चन भी बन गए, तो 100 क्वेश्चन को पहले दिन आपने लिखा, अगले दिन उसको रिवाइज किया तो आधा घंटा लग गया, लेकिन जब आप पेपरों के पास रिवाइज करो तो उसको 10 मिनट ही लगेंगे। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बनाओ यार पढ़ने का, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, इसमें डिग्री अच्छी बन गई तो ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं है तो आपको पता नहीं है कि पढ़ना कैसे होता है, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है यार कॉलेज है आराम से पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी सारी हवा निकल जाएगी कॉलेज वाली, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, आराम से नंबर अच्छे बनते हैं। और सोइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन, सॉरी जो आपका सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कोर्स चला है, ये तो बहुत ईजी है यार, इसमें देखो अपने क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कह रहा हूँ इनको अच्छे से रट लो, एक आज वाली क्लास और एक कल वाली क्लास, ये 2 क्लासें अच्छे से दिमाग में बिठा ली तो आपके सोशल साइंस के नंबर अच्छे बन जाएंगे। और जिन्होंने ये 2 क्लास प्लस बाकी जो लेक्चर्स है वो भी देख लिए तो उसके तो 90+ नंबर आराम से बन जाएंगे। पर वो बात है कि अपने को पढ़ना पड़ेगा, टोटल जो फाइनल आता है उसमें 100 में से 90 नंबर आपको आराम से दिख जाएंगे। निकल यूरेज एंजाइम का एक अवयव है, तो निकल जो होता है यूरेज एंजाइम का होता है, तो ट्रू, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ट्रू होएगा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन 46% ही तो होती है। हो जा भाई, हो गया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, व्हाइट बड डिजीज इन कॉर्न प्लांट इज कवर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, तो भैया बोरोन से तो नहीं होती, अभी हम पढ़ के आए हैं, फॉल्स होएगा। अभी अपनों ने पढ़ा है ना, व्हाइट बड किससे होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से। 15 kg P2O5 पर हेक्टेयर इन सॉइल इज द मीडियम कैटेगरी ऑफ फॉस्फोरस। अब इसने दे दिया कि 15 kg है क्या P2O5, तो वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आता है। तो अभी अपनों ने पढ़ा था 10 से कम, 10 से 25 और 25 से ज्यादा, तो 15 इसमें आता है, मतलब मीडियम कैटेगरी में है, तो ये ट्रू, ठीक है ना। अभी अपनों ने पढ़ा था ना फास्फोरस की लिमिट, लो मीडियम हाई, 10 से कम वाली लो, 10 से 25 मीडियम और 25 से ज्यादा वाली हाई, यहाँ पे दिया 15, 15 किसमें आता है, मीडियम वाली में, तो राइट आंसर भी ट्रू बात है कि ये मीडियम के अंदर ही आता है। कंपोस्ट आर आल्सो नोन एज, बल्कि अब देखो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आपने यदि वो टेबल बनानी जो मैंने अभी करवाई थी तो वो टेबल कवर हो जाएगी, तो ये बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो सारे कवर आपको बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है। कंपोस्ट आर आल्सो नोन एज, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट को स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट कम होते हैं। मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन तीसरी बार आया, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सक्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जी हाँ ट्रू,
अभी तक इसमें पहले एक फॉल्स हुआ है क्या इधर तक? जीरो। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्रिटिकल लिमिट ऑफ जिंक इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज 2 ppm। नो। अरे यार, इसका ये वाला, देयर इज सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इन इंडिया। ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हुआ है। अब इस वाले ट्रू फॉल्स में आप खुद देख लो, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। भारतीय पोटाश उर्वरकों में पर्याप्त उत्पादन है, कहाँ है भाई? एक्सपोर्ट होते हैं सारे, इंडिया के अंदर तो प्रोडक्शन होते हैं। आइसिनिया फोर्टिडा इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के लिए जी हाँ, आइसिनिया फोर्टिडा का ही यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुको, पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर आपको एक चीज बताता हूँ। P2O5 कंटेंट इन बोन मिल इज 20%। हाँ, 20% होता है बोन मिल के अंदर। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। अब देखो, देखते जाना, ये रिपीट, ये नया, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, ये नया है, ये रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। मतलब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ना, आपको पता है तो चल ही गया था, पहले भी इससे होता है। ये भी रिपीट हुआ है और ये भी रिपीट हुआ है। आप खुद देखो, 10 में से 2 क्वेश्चन नए आए हैं, बाकी तो सारे रिपीट हुए हैं, 8 रिपीट हुए हैं। तो वही चीज है कि आप लोगों को 5 साल के पेपर कर लोगे ना, तो आपको कहाँ दिक्कत आएगी यार। जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे सही हो जाएंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आ गया 22-23 का सेकेंड लास्ट पेपर। ये 5वां पेपर है, उसके बाद में 6ठा पेपर है, लास्ट 6th आपका एग्जाम होगा बस, 23-24 वाला। सल्फर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज, किसके रूप में अवशोषित करता है अभी सल्फर? SO4-2, ठीक है ना, SO4-2 के रूप में पौधे सल्फर को लेते हैं। अरे fill in the blanks, अच्छा इसमें क्या, मैंने पीडी बनाई थी ना, तो यहाँ वाली इमेज कट हो गई थी, तो उन इमेज को मैंने लास्ट में जोड़ा हुआ है। तो पहले अपने सीक्वेंस से चलते, वो लास्ट में कर लेंगे। विच वन इज कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रोन्यूट्रेंट? कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट है? सोडियम माइक्रोन्यूट्रेंट होता है? नहीं। कैल्शियम सेकेंडरी, मैग्नीशियम ये भी सेकेंडरी, मैग्नीज होता है माइक्रोन्यूट्रेंट। अब आप लोग कह रहे थे ना कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा सर, जब मैं, जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैंने करवाया था कि इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं, आपको आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये देख लो, ये तो पूछा है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, ये तीनों नहीं है, ये वाला है। तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। एमओपी में कितना होता है पोटेशियम भाई? अब आया है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट अब आया है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं ना, उनको तो मैंने अच्छे तरीके से कराया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, पोटेशियम, और K2 क्या होता है, पोटाश, ठीक है। तो जितने भी फर्टिलाइजर अपने लेके आते हैं ना, चाहे फास्फोरस वाले हैं, तो उस पे भी P2O5 लिखा होता है, उस पे P नहीं लिखा होता, मतलब फास्फोरस नहीं होता, उस पे फॉस्फेट दिया होता है। ऐसे यदि अपने पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर लेके आएंगे, उस पे पोटेशियम नहीं दिया होता, पोटाश दिया होता है। तो अपने को पता है कि पोटाश कितना होता है, 60% होता है, ठीक है ना। तो 60% पोटाश होता है, तो राइट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। तो अब देखो, जिस लोगों ने ये क्लास देखी हुई थी, तो वो तो इस आंसर को टिक नहीं करके आए, इसको करके आए, लेकिन जिन्होंने को पता ही नहीं है, वो ये 60% पोटेशियम देखकर टिक करके आए। आगे क्यों देखे यार अपने, तो ये चीज ध्यान रख लेना, कितना होता है, 60% K2 होता है। अब इसको यदि आपने निकालना है, तो 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.83 से, तो फिर आपके पास निकल के आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है ना। इसीलिए वो मैंने लिखाए थे, आप एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। डीएपी के अंदर 40% P2O5 होता है, लेकिन जब आप निकालोगे फास्फोरस का, तो लगभग 21% आता है, ठीक है। तो आप करके भी देखना उस प्रैक्टिकल को। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फर्स्ट फिर ये देखो, ये फिर रिपीट हुआ है। न्यू लीव्स ओल्ड लीव्स दोनों ही नहीं भाई, पुराने पत्तियों पे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के। तो राइट आंसर अपने तो ओल्ड लीव्स को ही मानेंगे। और मेरे हिसाब से लगभग घंटे की क्लास बड़ी मुश्किल से बनेगी ये, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कितने की बने। अवेलेबिलिटी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज लेस इन एसिडिक सॉइल? अम्लीय मृदा में निम्न में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है? भाई कमी की बात करें, जिंक, फेरस, कॉपर तीनों होते हैं, मोलिब्डेनम कमी होती है, क्योंकि मोलिब्डेनम और बोरॉन जो है वो लगभग क्षारीय और क्षारीय मृदा के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो अम्लीय मृदा में तो इनकी कमी होगी ना।
चलो चले भाई, कहाँ चले क्वेश्चन पे। मोस्टली फास्फोरस एंड पोटेशियम आर ट्रांसपोर्टेड इन रूट इन सॉइल। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो यार, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों का पूछा है, तो मैंने अभी लिखा है ना, फास्फोरस और पोटेशियम का किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है, मास फ्लो के द्वारा, कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन रूट इंटरसेप्शन के द्वारा, एन माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये इसी से रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा कुछ लिखा दिया था, यदि आप लोगों ने वो अपनी थ्योरी में लिख लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज होती है कि पढ़ने का तरीका हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, बट जितना पढ़ो उतना 100% पढ़ो, इसको बीच में मत छोड़ो। परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन ऑर्गेनिक मैटर, ये फिर रिपीट हुआ है, 58% होता है। खेरा डिजीज ओके ड्यू टू डेफिशिएंसी, खेरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक। अभी ये फिर रिपीट हुआ है, वाई ने डिस्कवर्ड किया था, कहां पर, पंतनगर के अंदर। विच वन इज द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, तो बेनिफिशियल बेनिफिशियल चार होते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, बहुत देर होगी। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट लाभदायक पोषक तत्व चार होते हैं, सिलिका, सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट। अब इनमें से देख लो कौन सा, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस सॉरी पोटेशियम भी नहीं, सल्फर भी नहीं, सिलिका। राइट आंसर इसका आएगा सिलिका। सिलिका क्या है, लाभदायक पोषक तत्व का एग्जांपल है। इन चारों के नाम लिख लो, ये चारों क्या होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। इसका ये भी लिख लो साथ में, सिलिका का प्राप्य रूप SiOH4, सोडियम का Na सोडियम, अब देखो ऐसे दिमाग से चला जाता है, Na+ ही होता है, Na+2, वेनेडियम V+5 और कोबाल्ट का CO+2, ठीक है। तो इनके ये प्राप्य रूप हो गए। जैसे मैं किसी न्यूट्रिएंट का भूल जाता हूँ ना, तो मैं इनके साल्ट याद रखता हूँ। अब जैसे सोडियम का मेरे को कैसे याद आया, NaCl से, NaCl Cl पे -1 होता है, तो सोडियम NaCl लिखा जाता है, तो माइनस इधर -1 है तो इधर +1 ही होगा। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, इतने तक तुम देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। सस्पेनिया रोस्टाटा इज ए स्टेम नोडुलेटिंग स्पीशीज। अब देखो, सस्पेनिया रोस्टाटा किसका नाम है, डेंचे का। तो डेंचे की दो है स्पीशीज, एक सस्पेनिया रोस्टाटा, एक है सस्पेनिया एकुलाटा। जो रोस्टाटा है ना, एक होती है एकुलाटा। एकुलाटा सिर्फ रूट के अंदर, इसके अंदर नोड्स पाई जाते हैं, गांठे पाई जाते हैं, लेकिन सस्पेनिया रोस्टाटा जो है इसमें स्टेम एंड रूट दोनों में पाई जाती है। इसको लिख लेना, सस्पेनिया रोस्टाटा के अंदर स्टेम और रूट दोनों के अंदर नोड पाई जाती है, जबकि सस्पेनिया एकुलाटा के अंदर, एकुलाटा से मैंने पता है कैसे याद रखा है, एकुलाटा के अंदर क्या रहा है, एक, मतलब इसके अंदर एक ही चीज में होगी, ठीक है। रोस्टाटा में तो दोनों हो ही जाएगी, ठीक है। एकुलाटा का याद रखना है, एकुलाटा मतलब एक मतलब रूट के अंदर सिर्फ गांठी होगी, और रोस्टाटा में दोनों में होगी। तो इसने पूछा है सस्पेनिया रोस्टाटा के तने पर भी गांठें बनती है, जी हाँ, तो स्टेम और रूट दोनों पे बनती है, स्टेम में बनती है, तो ये भी ट्रू होएगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। फास्फोरस को पौधे की फास्फोरस को पौधे की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, यानी फास्फोरस इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि फास्फोरस को एनर्जी करेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एटीपी और एडीपी के संश्लेषण में सहायक होता है, उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है की ऑफ लाइफ, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए के जो निर्माण है उसमें सहायता करता है। तो यहाँ पे दोनों लिख लेना आप, एक तो एनर्जी करेंसी और एक की ऑफ लाइफ। Molybdenum is much important for nitrogen fixation या assimilation। molybdenum हाइड्रोजन स्थिरीकरण के लिए अति आवश्यक है। molybdenum MO, हाँ जी ट्रू, क्योंकि ये नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट भी होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प भी करता है। माइक्रोराइजा और कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप वाले देखते ही तुम लोगों के दिमाग में दूसरी चली जाती है ना, रिलेशनशिप।
ऐसा सा इनका है माइक्रोराइजा प्रतिस्पर्धा संबंध। देखो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, माइक्रोराइजा के अंदर किसका होता है, पादप जड़ यानी प्लांट रूट, अभी स्टार्टिंग में मैंने कराया था ना, प्लस फंगी, इनके बीच का संबंध होता है। ठीक है, तो इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है, मतलब ये इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प। रिलेशनशिप में ये तो होता है, वो उसके साथ, वो उसके साथ, दोनों अपने एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वैसे ये है, ठीक है ना, इसमें ये इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा, तो कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता। ऐसे लड़ाइयां थोड़ी होती है रिलेशनशिप में, वो अपनों लोगों में होती है, इनमें थोड़ी होती है। ठीक है ना, तो याद रख लेना, इसका फॉल्स आएगा, कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ये सहजीवी होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम इज इन्वॉल्वड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। तो हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके लिए यूरियज एंजाइम होता है, ना कि नाइट्रोजनेज एंजाइम, तो ये फाज होएगा। ठीक है, यूरियज के हाइड्रोलाइसिस के लिए यूरियज एंजाइम होता है, ना कि नाइट्रोजनेज। फिर है आइनोसिटोल फॉस्फेट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस इन द सॉइल। एनोसिटोल फॉस्फेट मृदा में कार्बनिक फास्फोरस का एक प्रमुख घटक है, ट्रू। डीएपी इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, फॉल्स। एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर काउजेज वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ट्रू। ज्यादा यदि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग करोगे तो उससे जल और वायु प्रदूषण होना ही है भी। इजी से क्वेश्चन आ रखे हैं। ग्रीन मैन्योर इज आल्सो कंसीडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर, जी हाँ, क्योंकि ये भी तो न्यूट्रिएंट देती है। जिंक इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, इंडोल एसिटिक को क्या बोलते हैं अभी, आईएए। आईएए जो है वो क्या होता है, एक ऑक्सीजन हार्मोन होता है। तो जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास लगाई हुई है तो उनको मैंने बताया भी है कि ऑक्सीजन हार्मोन के सेंसलेशन के या उसके सिंथेसिस के लिए जिंक जो है वो उत्तरदायी होता है। और इसी साल जेआरएफ के अंदर, ये मतलब इसी साल तो क्या, पिछले साल, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ इस साल तक। ठीक है, तो जो अभी तक एग्जाम हुआ है लास्ट वाला, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था जेआरएफ में कि ऑक्सीजन हार्मोन के सेंसलेशन के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, तो जिंक। तो इसका भी ट्रू होगा। लो जी, 2023-24, एक तो ये लास्ट पेपर है और एक उस पेपर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे ना, सीधे पहला फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ऑब्जेक्टिव आ गए थे, वो वाले रहते हैं। अरे रुको रुको, इसको ऊपर तो ले जाने दो। ये देखो, ये रहा मिड टर्म वाला है, ये 10-40 वाला है। डैश इज एलिमेंट शो लग्जरी कंजप्शन। अब देखो भाई, तुम खुद देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्या आंसर होना चाहिए, पोटेशियम। तभी तो बोल रहा हूँ ना, इस यदि इस क्लास को लगा लिया तो आपको बाकी कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ए प्राइमरी न्यूट्रिएंट डैश व्हिच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का नाइट्रोजन होता है, भी प्राथमिक पोषक तत्व पूछा, एनपीके होता है प्राथमिक, उनमें से नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ मीडियम ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल ग्रुप, अभी देखा था ना, लो मीडियम हाई, तो इसने मीडियम वाली पूछी है। तो मीडियम कितनी होती है, 0.5 से 0.75%। जिप्सम रिक्वायरमेंट किसने दिया था, स्कोनोवर ने दिया था। स्कोनोवर जो है उन्होंने जिप्सम रिक्वायरमेंट दिया था। अरे रुक रुक भाई, इतने तेज नहीं भागना, इतने तेज भागते ही। ये देखो DDPA, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे हैं ना, वरना हिंदी मीडियम वाले लिखे हैं। सर आपने सारा इंग्लिश में करवाया है ना, ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ में ये वाला जो नाम पूरा है ना हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। यार इस पे मेरी राइटिंग गंदी होती है, वैसे आप लोग डेफिनेशन वाली देखना कल वाली, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है। इसमें पता नहीं क्यों होती है ऐसे, इसको ना यहाँ से ऐसे करके लिखना पड़ता है, ये इतनी दूर से चल जाता है, ये देखो टच नहीं हो रहा फिर भी चल रहा है, वो चीज होती है इसमें। ठीक है, तो इसका होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। आप अनु सर से मिल लो इधर वाले से। फॉस्फेट की उपलब्धता पीएच रेंज के मध्य अधिक होती है, ठीक है ना, फॉस्फेट अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम, तो कहाँ पे होती है भी, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 पे सबसे ज्यादा होती है फास्फोरस की।
पौधे में पोषक तत्व डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजनेज और ऑक्सीडेज के लिए मैग्नीज। इंटरनल कोर्क ऑफ एप्पल डिजीज इन प्लांट तो ब्राउन से होती है इंटरनल कोर्क एप्पल के अंदर। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में प्रतिशत, ये भी आया था ना 22.65 या 23%। ये वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी तक रफ नहीं किया। 22.65 23 वाला, लेकिन इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, पहले ऑप्शन में आ रहा था। यहाँ पे क्या पूछेगा, ये अमोनियम सल्फेट उर्वरक का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए डैश मृदा में करते हैं। देखो अमोनिकल फर्टिलाइजर है, अमोनिकल है तो एसिडिक में तो करेंगे नहीं, तो किस में करेंगे, सलाइन एल्कलाइन में, यानी लवणीय और क्षारीय मृदा में। क्योंकि एसिडिक है तो एसिडिक में करेंगे तो मृदा जो है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर ना जो मिड टर्म वाला सिलेबस है, इसके अंदर आपके वो नहीं आते ट्रू फॉल्स, आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन वो आते हैं, 10 ये आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 10 फिल इन द ब्लैंक्स। बुक प्रिंसिपल ऑफ सोयल साइंस इज रिटन बाय, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोयल साइंस बुक किसने लिखी थी, टी.डी. विश्वास और एस.के. मुखर्जी ने। Olsen, sorry, phosphate determination by Olsen method is suitable for which soil? Olsen विधि का देखो, Olsen विधि का होता है लवणीय मृदा के अंदर, ठीक है। एक जो कुटेज मेथड होता है वो होता है एसिडिक के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक सोइल नहीं है अपने इस एरिया के अंदर, तो एसिडिक तो कुटेज मेथड यूज नहीं करते, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में भी ओल्सन मेथड कराया जाता है। तो ओल्सन होता है लवणीय मृदा के अंदर। डोलोमाइट का सूत्र पूछा गया है, तो डोलोमाइट का होता है CaMgCO2, या इसको ऐसे लिख लो CaCO3.MgCO3, दोनों में से कोई भी देख लो, ये रहा, कैसे भी करके लिख दो इसको। Which, अरे रुक जा, Which method is used for fertility evaluation by ग्रीन हाउस टेस्ट, यानी ग्रीन हाउस जो टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा, तो लेट टू स्पॉट कल्चर जो मेथड है उसका यूज किया जाता है ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आगे मैंने बोला था निकल का पेपर पूछेगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं, एक पे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। निकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज विच आयन, निकल जो होता है Na+ नहीं Na+2 में होता है, ये गलत हो गया, राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। कैलकेरियस सोइल इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बाय डैश एवेबिलिटी, चुनने वाली मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता डैश होती है, तो कम हो जाती है। जो कैलकेरियस सोइल होती है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, कैलकेरियस के बाद जो आपकी एल्कलाइन सोइल होती है उसमें बढ़ जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। WHAM helps in the plant nutrition for, WHAM पौधों में निम्न पोषक तत्वों को लेने में मदद करता है, तो फास्फोरस और जिंक, फास्फोरस वाला ये भी था लेकिन कैल्शियम नहीं होता, फास्फोरस और जिंक आएगा। फॉला ब्लाइट डिजीज इन शुगरकेन इज द डेफिशिएंसी सिम्पटम ऑफ, फॉला ब्लाइट अभी मैंने करवाया था ना, मैग्नीज दे रहा, अभी तो किया था अपनों ने मैग्नीज वाला, तो फॉला ब्लाइट किससे होती है, मैग्नीज से होती है। हाँ जी, इसके बाद में आता है द प्लांट न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए होता है माइटोसिस और मियोसिस, किसमें आते हैं, सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन के लिए होता है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होता तो अपने फास्फोरस पे चले जाते हैं। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, देखो इफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सोइल इज 0.56, तो 0.5 से 0.5 है, देन दैट सोइल बी रिलेटेड, तो वो लो के अंदर आएगी। वैसे मैं समझ लेना अभी ये तो 0.50 से ज्यादा हो गया तो ये 0.6 होता है, 0.6 ज्यादा नहीं, उसकी लिमिट देखिए, लिमिट के आसपास है, ठीक है ना। तो 0.5 दिया तो 0.5 तो फिर लो के अंदर आएगा। यदि यहाँ पे 6 आ जाता तो फिर वो उसके अंदर 0.6 लिखा हुआ था या 7 लिखा होता तो अपने मानते हैं उसके अंदर मीडियम में। हाँ जी, फर्टिलाइजर फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड इन यूके में शुरू हुआ था भाई। पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता के मापदंड किसने दिए थे, तो आर्नोल्ड व स्टाउ, ये नाम अच्छा लिखा गया। मृदा में जैविक का अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन क्या कहलाता है,
ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में। अब कल जब डेफिनेशन लिखाऊंगा ना उसमें सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है, खनिजीकरण, स्थिरीकरण यानी मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना तो इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का सूत्र पूछा है तो NH2CONH2। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन देखो। एक्सेस ऑफ फास्फोरस इंड्यूसेस द डेफिशिएंसी, मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता गैस की कमी को प्रेरित करती है, तो जिंक और कॉपर की, यदि फास्फोरस की अधिकता होती है तो जिंक और कॉपर की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ बोरॉन इन बोरेक्स, बोरेक्स में कितनी होती है अभी 11.5%, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, बोरेक्स में बोरॉन होता है 11.5%। फल्विक एसिड इज सोल्यूबल इन, अब देखो ह्यूमस के हैं तीन होते हैं, एक तो फल्विक, एक होता है ह्यूमिक, एक होता है ह्यूमिन। फल्विक होता है वो एसिड और बेस दोनों के अंदर होता है, ठीक है, दोनों के अंदर सोल्यूबल होता है। ये वाला होता है ये सिर्फ बेस के अंदर सोल्यूबल होता है, यानी सिर्फ क्षार के अंदर घुलता है। ये जो होता है एसिड एंड बेस इनसोल्यूबल, इसको लिख लेना। फल्विक जो होता है वो एसिड और बेस दोनों के अंदर सोल्यूबल होता है, ह्यूमिक जो होता है वो बेस में सोल्यूबल होता है, ह्यूमिन जो होता है वो दोनों में इनसोल्यूबल होता है। तो इसने फल्विक का पूछा तो एसिड और बेस दोनों के अंदर सोल्यूबल होएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स विद माइक्रोन्यूट्रिएंट इज नोन एज, सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ कार्बनिक संकुलन, कैल्शियम। अरे रुको, फिर तुम कहोगे सर राइटिंग से मिल गया। कन्वर्जन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन टू नाइट्रेट इज कॉल्ड, अमोनिकल से नाइट्रेट का बनना, नाइट्रेट का बनना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। फिर आगे ऑब्जेक्टिव, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन, स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, मतलब न्यूट्रिएंट बीन स्टेटमेंट जो किसने दी थी, तो विटने ने दी थी। हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर केमिस्ट्री दोनों के कौन है, जेबी लिपिंग है वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वैसे भी जेबी लिपिंग एक ही दिया हुआ है, यदि यहाँ पे जेडब्ल्यू लेदर दिया था तो भी अपने टिक नहीं करते क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, वर्ल्ड में जेबी लिपिंग है। जब मेंशन नहीं किया था तो अपने को वर्ल्ड वाले लिखना होता है, इंडिया वाला नहीं लिखना होता। तो जा कितने हैं, ओके अच्छा ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन थे भाई, यहाँ से जो स्कूल में बच्चे हुए थे ना, एक ही अपनों ने फिल इन द ब्लैंक्स किया था, बाकी ये सारे वो उसके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, और 30 नंबर से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था, उसमें 2 ये ऑब्जेक्टिव। ये लो आपके 6 सालों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट जानकार हैं उन सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और थैंक यू।